Jai Hind everyone and welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Singh Rajput, UPC CDS, All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So today, this class is going to be very important for you. As you all know, रिसेंटली आपका CAPF भी हुआ और अभी आपका FCAT भी आ रहा है. CAPF में आपके इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लगभग लगभग मान के चलो आपके 3 से 5 क्वेश्चन थे सिर्फ इसी टॉपिक से. So this class is very important, especially for CDS NDA aspirant. एंड एफकेट की अगर बात करूं तो एफकेट में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है. वहीं अगर सीडीएस एनडीए की बात करूं तो भाई स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इस बार भी आए थे. 3 क्वेश्चन तो आपके इसी क्लास से थे जो मैंने पिछली का बार करवाई थी. इसमें मैंने कुछ चीजें आपके अपडेट की, ऑब्वियस सी बात है. जो करंट से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स है वो मैंने अपडेट किए, किसका क्या थीम था, कौन सी मीटिंग आपके कहाँ पे हुई, कौन सी सबमिट कहाँ हुई, ठीक है ना. अपन सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर कवर करने वाले हैं. तो इस क्लास को ध्यान ध्यान से देखना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है फॉर सीडीएस एनडीए एस्पिरेंट एंड ऑल्सो फॉर एफकेट. एफकेट वाले स्पेशली हेडक्वार्टर्स के ऊपर फोकस करना, ठीक है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के. सो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे G20 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. सबसे पहले अपन पढ़ेंगे G20 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. अब जितना आप क्लास में ऑब्जर्व कर सकते हो उतना ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, फिर पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ से रिवाइज करना, सिंपल सी बात है, ठीक है. नाउ सी G20, ऑब्वियस सी बात है कि G20 की सबमिट पिछले साल ही हो गई थी, बट इंपॉर्टेंस अभी भी उतनी ही है, ठीक है ना. इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि काफी बड़ी ब्लॉक है ये, तो क्वेश्चन बन सकता है. अब इस बार ना इस जैसे कि एक आपके सीपीएफ में क्वेश्चन आया था ऑर्डर से रिलेटेड कि कंट्रीज का ऑर्डर लगाइए, कौन सी पहले फॉर्म हुई कौन सी बाद में हुई. उसमें आया था सार्क, आया था आपके आशियन, आया था है ना, आई थिंक आरसेप आया था, RCEP. तो ऐसे एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन दी और आपको बोला कि उनको ऑर्डर में लगाइए. तो ईयर्स भी आपको याद रखने हैं, ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है. G20 की बात करें तो ये 1999 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसकी पहली जो सबमिट हुई थी ये 2008 के अंदर हुई थी. इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है अभी, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट अभी आपका नहीं है, ठीक है. देखिए ग्रुप ऑफ 21 बोलते हैं अभी इसको, पहले ग्रुप ऑफ 20 बोलते थे, अब ग्रुप ऑफ 22 बोलने लगे इसको, है ना. ऑफिशियली कहीं पे ये वर्डिंग मैंने नहीं पढ़ी है 22 वाली, बट बोलना चाहिए अभी, इसको बोलना चाहिए अभी ग्रुप ऑफ 22. एक मिनट, ठीक है, इसको बोलना चाहिए अभी ग्रुप ऑफ 22. अभी मैं बताऊंगा ग्रुप ऑफ 22 क्यों बोलना चाहिए, इसके पीछे एक रीजन है. रीजन देखो बहुत सिंपल है. जब आपकी G20 स्टार्टिंग में थी तो इसमें टोटल 19 तो कंट्रीज है और एक आपका क्या आ जाता है भाई, यूरोपियन यूनियन आ जाता है. तो इनको मिला के देखो टोटल मेंबर्स कितने हो जाते हैं आपके, टोटल मेंबर्स कितने हो जाते हैं आपके, 20 हो जाते हैं. सॉरी, इसको 21 ही बोलेंगे, इसको करेक्ट कर लेना भाई, 21 ही बोलेंगे. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. तो इसको 21 ही बोलेंगे क्योंकि अफ्रीकन यूनियन ही आपका रिसेंटली एड हुआ है, ठीक है ना. तो ध्यान रखना है इस ग्रुपिंग के अंदर, अभी इसको ग्रुप ऑफ 21 बोलते हैं, पहले ग्रुप ऑफ 20 बोलते थे. एंड अभी इसके अंदर टोटल 19 कंट्रीज है. कंट्रीज ध्यान रखना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि G20 है तो 20 के 20 आपके नेशंस होंगे, 20 की 20 कंट्रीज नहीं है, कंट्री सिर्फ 19 है. दो आपकी यूनियन है, एक तो यूरोपियन यूनियन और एक आपका अफ्रीकन यूनियन. ये जो अफ्रीकन यूनियन है ना, ये रिसेंटली आपके 2023 में ऐड हुआ था. रिसेंट ही बोल सकते हैं इसको क्योंकि लास्ट जो सबमिट हुई उससे पहले यही थी. तो इंडिया में जो सबमिट हुई थी आपकी G20 में, उसमें इसको ऐड किया गया था, ठीक है. अब ये G20 ब्लॉक काफी बड़ी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. लगभग 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है. इसके गोल्स क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड, सेल्फ डेवलप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह पे फोकस करना, क्लाइमेट पे फोकस करना, पेरिस एग्रीमेंट एंड ऑल दैट. पेरिस एग्रीमेंट याद आना चाहिए आपको, यहाँ से 2015 में आपके साइन हुआ था कि 2 डिग्री सेल्सियस से अपने को क्या करना है, कम टेम्परेचर करना है ना, प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर के रेस्पॉन्स में, मतलब उनके रिलेटिव में. माइग्रेशन हो गया, डिजिटाइजेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल दैट, वही जो जनरल चीजें होती है भाई, है ना, ठीक है. इसकी 18 सबमिट जो आपकी इंडिया के अंदर हुई थी इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखनी है आपको. ये कहाँ हुई थी, भारत मंडपम में हुई थी, भारत के अंदर. और आपकी थीम इसकी थी वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. ट्रोइका क्या होता है, व्हाट इज ट्रोइका, देखो जब
इंडिया में समिट हुई थी तब ट्रोइका था इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। ट्रोइका मतलब होता है पिछली समिट कहाँ हुई है, अभी समिट कहाँ हो रही है और नेक्स्ट समिट कहाँ होगी, तो उस टाइम ट्रोइका आपके ये था। ट्रिक देखो इसके मेंबर्स याद रखने का बहुत सिंपल है। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है, प्लस अभी आपका साउथ अफ्रीकन यूनियन एड हुआ है तो उसको अलग से याद रखना है। अब ये गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, जी से देखो आपका क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, है ना। जी से आपके जर्मनी हो गए, यू से आपके यूनाइटेड किंगडम हो गया, आर से आपके रशिया हो जाएगा, यू से आपके क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे ही देखो आपके अमेरिका के बाद में जे से आपके जापान हो जाएगा, आई से इटली हो जाएगा। तो इनको आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपको नेशन सारे याद रहेंगे, अदरवाइज याद नहीं रहेंगे, ठीक है ना। इन सबको इन सब नेशन से रिलेट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, मेंबर्स आपसे पूछ लेते हैं। एक बार आपकी सीएपीएफ में ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि G20 में G7 के सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, G4 के सारे नेशंस आ जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं, G7 में कौन से, G8 में कौन से। नाउ G7 G8 अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। G7 जो नेशंस है ये है फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम। इनमें एक टाइम पे आपके रशिया भी ज्वाइन करता था, तो उस टाइम ये G8 था, फिर रशिया को किक आउट कर दिया तो क्या रह गया भाई, G7 रह गया, ठीक है। नाउ 19 समिट अगेन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट रिसेंट समिट है 2024 में हुई, कहाँ हुई, ये ब्राजील के अंदर हुई, रियो डी जेनेरो के अंदर। थीम क्या थी, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट। ओके, फर्स्ट टाइम इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। देखो पहला पार्टिसिपेशन इसके अंदर हुआ सबसे पहले, ठीक है ना, तब तो आपकी फॉर्मेशन हुई थी। ओके, मतलब उसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। ट्रोइका आप देखो क्या बन गया आपके, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, क्योंकि नेक्स्ट आपका होस्ट कौन है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है ना। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी इसी के अंदर लॉन्च किया गया, इंडिया इसका मेंबर है, ध्यान रखना। नाउ 20th समिट जो आपकी इस साल होगी, अभी तक हुई हुई नहीं है ये, तो ये जोनेसबर्ग साउथ अफ्रीका में होगी। थीम क्या इसकी, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। ये थीम्स वगैरह आपको याद रहनी चाहिए कि भाई कौन से वाले की क्या थीम है, ठीक है ना। और इसके बाद में जो नेक्स्ट समिट होगी 2026 में, इसका होस्ट कौन है भाई आपके, ये है यूएसए। नेक्स्ट होस्ट आपका कौन है भाई, ये है यूएसए, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा ये जो G7 है इसी के बारे में चलो आगे बात करते हैं, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अब ये देखो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके ऐड कर दिए, काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इस बार भी आपकी रिपोर्ट वगैरह काफी है, तो आपको ये 17 के 17 गोल्स अगेन याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आसियान नेशंस की। अब आसियान भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना, स्पेशली एफ्टा के बाद में तो बहुत ज्यादा रखता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया आसियान की भी आपकी समिट होती है। अब इसके फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन देखो, ईयर पता होना चाहिए, ये है 1967। डेट आपको पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईयर आपको पता होना चाहिए। इसका हेड क्वार्टर आपको जकार्ता इंडोनेशिया में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। अगर इसके फॉर्मेशन की अपन बात करें, इसके फॉर्मेशन की बात करें, तो पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये आपके 1967 के अंदर बैंकॉक के अंदर क्या किया गया, इसकी फॉर्मेशन हुई, मतलब वहां पे आपकी मीटिंग वगैरह हुई, तब इसकी फॉर्मेशन हुई। पहली समिट इसकी 1976 में होती है, हेडक्वार्टर में बता चुका हूं। एम इसका है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड प्रोटेक्शन। अब इसकी 45 46 समिट की बात करते हैं, तो ये दोनों की दोनों सबमिट आपकी कहां पे हुई है, ये विंतियानी लेओस के अंदर आपके हुई थी 2024 के अंदर। इसकी थीम क्या थी 45th की, ये थी एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। 46 47 आपके कहाँ होगी, ये मलेशिया में होगी। 46 देखो रिसेंटली आपके हुई है, कहाँ हुई है, ये कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर हुई है। इसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। 47th भी देखो मलेशिया के अंदर ही है, बस जगह आपकी अलग है। और 48 49 आपकी कहाँ होगी, ये होगी फिलीपींस में, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए आपकी, नेक्स्ट बात करते हैं आसियान इंडिया समिट। अब देखिए ये जो आसियान नेशंस है ना, यहाँ पे देखो आप मेंबर स्टेट्स देख सकते हो। ये जो आसियान नेशंस है ये दूसरे देशों के साथ भी क्या करते हैं, अपनी सबमिट करते हैं, ठीक है ना। जैसे आसियान इंडिया समिट होगी, अब इंडिया और आसियान के बीच में आपका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 2010 के अंदर आपके साइन हुआ था, ठीक है। पर ये जल्दी आपका ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी इंडिया इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बाद में इंडिया का काफी ज्यादा क्या चल रहा है, आपका ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, ठीक है ना। इसके कारण हो सकता है कि इसको ब्रेक किया जा सकता है।
अब इसके जो 21st समिट, आप देखो ये कौन सी समिट की बात करें, आसियान की जो इंडिया के साथ होती है। 21st समिट आपकी अक्टूबर 2024 में वही हुई थी आपके लाओ पीडीआर के अंदर, ठीक है ना। मतलब इस बार आपकी कहाँ होगी, मलेशिया के अंदर होगी, ऑब्वियस सी बात है। थीम इसकी है आसियान एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। मेंबर्स कौन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लेओस, म्यांमार एंड वियतनाम, ये सारे के सारे इसके क्या है भाई, मेंबर्स है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसकी जो नेक्स्ट समिट होगी दैट इज 22nd, ये कहाँ होगी, आपके मलेशिया के अंदर होगी, ठीक है ना, इसी साल, मतलब मलेशिया में। ओके, स्टार्टिंग 5 आर फाउंडिंग मेंबर्स, ये जो स्टार्टिंग के 5 मेंबर्स दिख रहे हैं आपको, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 के आपके फाउंडिंग मेंबर्स है। टोटल अभी मेंबर्स कितने हैं, 10 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपकी एपेक एंड बिम्स्टेक। एपेक भी देखो इस बार आया था, और ये मैंने पिछली बार भी आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। मैंने सिर्फ इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है उनको डिटेल में कवर कर रखा, बाकी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह डायरेक्टली कवर कर रखे। नाउ एपेक की बात करते हैं। एपेक की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1989 के अंदर। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, सिंगापुर में मिलेगा, ठीक है ना। ये 21 पैसिफिक रिम कंट्रीज का क्या है, आपका एक ग्रुपिंग है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय एफर्ट्स ऑफ आसियान, आसियान के एफर्ट से इसको बनाया गया टू प्रमोट फ्री ट्रेड थ्रू आउट एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक का जितना भी रीजन है वहां पे फ्री ट्रेड हो सके। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इंडिया इज नॉट पार्ट। रीजन क्या है, रीजन देखो ये देते हैं कि इंडिया आपके पैसिफिक में नहीं आता, इसलिए ये लोग इंडिया को इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया फर्स्ट टाइम आपके ऑब्जर्वर बना 2011 के अंदर। इंडिया ने रिक्वेस्ट कर रखा है कि ये इसका मेंबर बनना चाहता है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रेसिडेंसी वगैरह की। तो 2014-24 में आपके प्रेसिडेंसी किसके पास थी, पेरू के पास थी। लिमा में आपकी सबमिट वगैरह हुई थी। थीम थी एम्पावर इंक्लूड ग्रो, ठीक है ना। 2025 वाली सबमिट कहाँ होगी, ये आपके साउथ कोरिया में होगी, अभी ये हुई नहीं है। ये इसके मेंबर्स आपको याद हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको लर्न नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इनको नजरों से अगर निकाल लेना, आंखों से एक बार निकाल लेना। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बिम्स्टेक की। नेक्स्ट बात करते हैं बिम्स्टेक की। अब बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक में देखो यहाँ पे आप थोड़ा रिलेट करके भी चीजें पढ़ सकते हो। बिम्स्टेक में कौन से मेंबर आते हैं, सार्क में कौन से आते हैं, ईसीओ में कौन से आते हैं, आपके ओटीएस में कौन से आते हैं, ठीक है ना। अब बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक की पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक्चुअली जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है ना, उसमें जितनी कंट्रीज है ना, उन्हीं का क्या है, आपकी कहीं ना कहीं एक फॉर्मेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि वहां पे क्या हो सके, आपकी फ्रीली जो फ्रेट वगैरह वो फ्रीली आपके चल सके और फ्रीली ट्रेड वगैरह हो सके। 1997 में इसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में मिलेगा इसका आपको। एम इसका है टेक एंड इकोनॉमी इन बे ऑफ बंगाल, फ्री मूवमेंट वगैरह हो आपके फ्रेट वगैरह की। इसके 14 प्रायोरिटी सेक्टर है। एफटीए अभी तक इसका ध्यान रखना आपका साइन नहीं हुआ है, ठीक है। इसके मेंबर्स की बात करें तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल, है ना। अब भूटान नेपाल भी ध्यान रखना पार्ट है इसके। ओके, टोटल 7 मेंबर्स है। फर्स्ट स्टार्टिंग के 4 है वो इसके क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है आपकी, इंदिरा मणि पांडे फ्रॉम इंडिया। इंडिया ये आपका करंट सेक्रेटरी जनरल है। फिफ्थ समिट देखो श्रीलंका में अभी हुई थी आपकी 2022 के अंदर। सिक्स्थ जो समिट हुई है 2025 के अंदर, वो आपकी हुई है बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, ठीक है ना। थाईलैंड में आपकी क्या हुई है, इसकी समिट हुई है रिसेंटली। ओके, इसकी थीम थी बिम्स्टेक प्रोस्परस रेजिलियंट एंड ओपन। ये थीम भी आपको याद रखनी है। ओके, एंड सेवन जो नेक्स्ट समिट है इसकी, ये प्लेन्ड आपकी ढाका बांग्लादेश में। लेट्स सी होती है कि नहीं होती है, वो अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए लास्ट समिट कहाँ हुई है, अभी कहाँ हो रही है, और नेक्स्ट वाली आपकी समिट कहाँ पे होगी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, इस बार आपके एग्जाम में ब्रिक्स से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी फॉर्मेशन 2009 के अंदर हुई थी, और इसका भी कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे G20 का आपका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, वैसे इसका भी कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो रशिया के अंदर येकाटेरिनबर्ग नाम की जगह है, वहां पे इसकी सबसे पहले क्या हुई, सबमिट हुई 2009 के अंदर, तभी इसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। इनिशियली ये सिर्फ ब्रिक था 2010 तक। इसके बाद में 2010 में आपके क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स, है ना। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है जी।
इसी ब्रिक्स ने आपके नेशनल न्यू डेवलपमेंटल बैंक आपके क्या किया भाई, सेटअप किया। जैसे देखो आपके ये इसलिए सेटअप किया गया, जैसे वेस्टर्न की अगर बात करें तो वेस्ट में आपके क्या है, आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वैसे ही आपकी वेस्टर्न के अगेंस्ट काउंटर करने के लिए आपके एनडीबी इन लोगों ने क्या किया, सेटअप किया। ये जो एनडीबी का हेडक्वार्टर है ना, ये संघाई चाइना में है, तो गलती मत कर देना, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर नहीं है, ये एनडीबी का हेडक्वार्टर आपके। इसकी अगर समिट्स की बात करें तो समिट अगर देखें तो लास्ट जो आपकी लास्ट से लास्ट समिट थी वो आपकी कब हुई थी, 22 अक्टूबर 2024 में। कहाँ हुई थी, कजान रशिया के अंदर, ठीक है ना। यहीं पे आपका पार्टनर कंट्रीज वाला कंसेप्ट वगैरह क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ओके, पार्टनर कंट्रीज वगैरह ने क्या किया था, आपके ज्वाइन किया था। ओके, अभी जो 17 समिट थी 2025 में, ये ब्राजील के अंदर हुई। प्रेसिडेंसी देखो इसकी रोटेट होती है एज पर अल्फाबेटिक ऑर्डर। पहले आपके जैसे ब्रिक्स है तो बी के बाद में आर आएगा, आर के बाद में आई आएगा, इस तरीके से क्या होती है, रोटेट होती है। फाउंडिंग मेंबर्स देखो कौन थे आपके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2010 में याद है ना, साउथ अफ्रीका आ गया था, फिर ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, इन्होंने जनवरी 2024 में ज्वाइन किया, इन तीन ने, ठीक है। इसके बाद में देखो यूएई ने ज्वाइन किया, और लेटेस्ट आपके ज्वाइन किया इंडोनेशिया ने 6 जनवरी 2025। ये लेटेस्ट मेंबर ध्यान रखना, ठीक है। अर्जेंटीना और आपके जो सऊदी अरेबिया, इनको भी इनवाइट किया था। अर्जेंटीना ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया, सऊदी अरेबिया ने काफी टाइम तक कोई जवाब नहीं दिया, कंसिडरेशन में चल रहा है, ऑलमोस्ट रिजेक्टेड ही मानो इसको आप, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं पार्टनर कंट्रीज। कजान में फर्स्ट टाइम कोल्ड पार्टनर कंट्रीज बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम। ये सारे के सारे क्या है, इसके पार्टनर कंट्रीज हैं, ठीक है ना। एक टाइम पे जो आपका इंडोनेशिया ना, वो भी एक पार्टनर कंट्री था, उसको अब क्या बना दिया, परमानेंट मेंबर बना दिया। लेटेस्ट आपकी किसने ज्वाइन किया, आई थिंक जुलाई के अंदर ही ज्वाइन किया, वियतनाम ने किया है, ठीक है ना। ये शायद जुलाई के अंदर ही आपके ज्वाइन किया है। अब ब्रिक्स करेंसी एक कंसेप्ट चल रहा है, तो इसी के खिलाफ आपकी यूएस प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है वो भड़के हुए हैं। ऐसे ये सन की इंसान है, तो बोला कि 100% टैरिफ लगा दूंगा इंडिया पे, ऑलरेडी आपके 50% टैरिफ लगा रखे हैं, ठीक है ना। ओके, ही वांट कि ये जो ब्रिक्स है ये खत्म हो जाए, ये एग्जिस्ट ना करे, एकदम डेड हो जाए। 18th समिट विल बी इन 2026 इन इंडिया। नेक्स्ट समिट देखो कहाँ होगी, आपकी भारत के अंदर होगी, 18 समिट, दैट इज इन 2026। ओके, अब इस 17 समिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। पहली बात तो आपकी रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर हुई 6 से 7 जुलाई के बीच में। थीम इसकी थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। फर्स्ट टाइम इसके अंदर आपके इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया, ठीक है ना। पहली बार कोई समिट के अंदर इंडोनेशिया ने आपके ज्वाइन किया, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है अबाउट द ब्रिक्स समिट। ओके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अच्छा 2023 की भी ध्यान रखना, आपकी कहाँ हुई थी, 2023 में कहाँ हुई थी, आपके साउथ अफ्रीका में हुई थी। ओके, साउथ अफ्रीका में हुई थी, ठीक है ना। अच्छा यहीं पे कुछ और चीजें नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो यहीं आपके स्पेस है तो मैं यहीं लिखवा देता हूँ, है ना। एक देखो आपकी ग्लेशियर्स कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है ना। यूएन कॉन्फ्रेंस थी ये, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार आपके ग्लेशियर से रिलेटेड बहुत न्यूज में रहा है। कहाँ हुई थी ये, आपकी तजाकिस्तान में हुई थी, तजाकिस्तान, ठीक है। ओके, एंड कुछ ईयर्स है इंपॉर्टेंट, वो भी याद रखना। जैसे 2023 को आपके यूएन ने क्या बोला था, ईयर ऑफ मिलेट्स बोला था जैसे, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ईयर ऑफ मिलेट्स। आपकी चॉइस वाले को क्या बोला था, जैसे ईयर ऑफ ईयर ऑफ ईयर ऑफ कैमिलिट्स, ठीक है ना, कैमिलिट्स। एंड जो आपका 2025 वाला ये क्या है, ईयर ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है ना। ईयर ऑफ ग्लेशियर्स, क्वांटम, क्वांटम भी बोला इसको, एंड ईयर ऑफ साइंस भी बोला है। काफी टाइप के ईयर्स है। डिकेड भी आपके बोलते हैं, तो डिकेड भी एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एसईओ। एसईओ भी देखो काफी न्यूज में था, एंड काफी न्यूज आर्टिकल्स ने आपके कवर किया था। इसका रीजन था कि अभी रिसेंटली आपकी एसईओ की क्या हुई थी, डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी। तो एसईओ आपका फॉर्मेशन हुआ था 2001 के अंदर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना के अंदर मिलेगा, ठीक। एससीओ की फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1996 के अंदर इसको बोलते थे संघाई 5। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान।
फिर 2001 में आपके उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया, ठीक है। इसके बाद में इसको बोलने लगे आपके क्या, एससीओ। एंड इसके बाद में इंडिया पाकिस्तान ने साथ में ज्वाइन किया 2017 में, ईरान ने ज्वाइन किया आपके 2023 में, बेलारूस ने आपके ज्वाइन किया 2024 में। ये टोटल आपके किसके क्या है, मेंबर्स है, 10 मेंबर्स। हेडक्वार्टर की बात करें तो बीजिंग चाइना में, अपन बात कर चुके हैं। समिट्स की बात करें तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है चाइनीज एंड रशियन, ठीक है। जुलाई 2024 में आपकी समिट हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर। 2025 में आपकी हुई थी तियानजिन चाइना। ये हुई नहीं है, होगी, ठीक है ना, विल मतलब होगी, अभी हुई नहीं है ये वाली समिट। अभी डिफेंस मिनिस्टर वगैरह की समिट हुई है आपके चाइना के अंदर, बट ये जो मेन जो समिट होगी ना, ये अभी आपकी होनी बाकी है। थीम इसकी होगी अपहोल्डिंग द संगाई स्पिरिट एस यू ऑन द मूव, ये इसकी थीम है, तो थीम आपको ध्यान रखनी है। एम देखो इसका क्या होता है, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, डिफेंस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन। ज्योग्राफी पॉपुलेशन में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट आपकी क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। रेट्स, रेट्स देखो इसी के अंडर एक आपकी स्ट्रक्चर है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका हेडक्वार्टर आपको ताशकंद उज्बेकिस्तान में मिलेगा। ये एक्सरसाइज वगैरह भी करता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है अबाउट दी एससीओ, ओके, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एससीओ के साथ में यहाँ पे कुछ और चीजें ध्यान रखना, आप सीओपी वगैरह के बारे में भी ध्यान रखना, ठीक है ना। आपका सीओपी 28 कहाँ हुआ था, ये हुआ था दुबई के अंदर, है ना। सीओपी 29 बाकू अजरबैजान, और सीओपी 30 कहाँ होगा, ये होगा ब्राजील के अंदर, ब्राजील। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए कुछ और ऑर्गेनाइजेशन आती है, इनके बारे में देखते हैं। फिर नेक्स्ट आती है आपकी G4। G4 में देखो कौन कौन आ जाते हैं आपके, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ठीक है ना। ये 4 नेशंस आ जाते हैं। एम इसका है सीकिंग परमानेंट सीट इन यूएनएससी। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें 192 मेंबर्स है। इसमें 5 क्या होते हैं आपके, परमानेंट मेंबर्स होते हैं, है ना, जिनके पास वीटो पावर होती है, रशिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूके। अब इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान कह रही है कि हमें भी क्या दो भाई, ये परमानेंट सीट दो। इसी अब चारों की डिमांड सेम थी, इसीलिए ये ग्रुपिंग आपकी बनाई गई, ठीक है। टोटल 15 आपके क्या होते हैं भाई, मेंबर्स होते हैं। मतलब ये जो वीटो पावर वाली सीन होती है 15 होते हैं। 10 आपके नॉन परमानेंट होते हैं, मतलब 2 ईयर की टर्म होती है, फिर चेंज हो जाते हैं। ये परमानेंट रहते हैं 5, ठीक है। इंडिया 8 टाइम्स आपके बन चुका है, लास्ट टाइम 2021 से 22 अपने पास क्या थी, ये सीट थी। प्रेजेंट आपके अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पाक, पनामा, साउथ कोरिया, सियरा लियोनी एंड आपकी स्लोवेनिया एंड सोमालिया, ये सारे क्या भाई आपके इसके प्रेजेंट में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। आई भी ऐसे भी याद रखना, ये इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका की क्या है आपकी एक ग्रुपिंग है, ठीक है ना। ये भी ग्रुपिंग ध्यान रखना थोड़ी, ओके। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट, दैट इज G7। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये G7। देखो इसकी फॉर्मेशन 1973 के अंदर हुई थी। फॉर्मरली इसको G6 बोलते थे, ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन हुआ था वॉशिंगटन डीसी में। 64% ऑफ वर्ल्ड वेल्थ इसी ग्रुपिंग के पास है, क्योंकि इसमें जो नेशंस आते हैं वो काफी अमीर है, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, यूके, यूएसए। यूरोपियन यूनियन भी इसको ज्वाइन करता है, ठीक है ना। इसकी अभी जो समिट हुई ये कहाँ हुई है, कनानस की अल्बर्टा कनाडा के अंदर हुई है, 51st समिट। इंडिया को आपके 6th कंसेक्यूटिव टाइम आपके इनवाइट किया गया। इनवाइट करना इस बार स्पेशल था, क्योंकि अपने ऑलरेडी कनाडा के साथ काफी खराब रिलेशन चल रहे थे, बट अभी वापस क्या हो रहे हैं, वहाँ के जैसे आपके प्रेसिडेंट चेंज हुए, तो आपकी चीजें भी वापस क्या आ रही है, लाइन में आ रही है, ठीक है ना। इसकी थीम थी देखो, इस 3 इसके पिलर थे, इन 3 पिलर पे ही बेस्ड थी, कोई एक पर्टिकुलर थीम नहीं थी। Securing the partnership of the future, protecting our communities around the world, building energy security and accelerating the digital transition, ये सारे के सारे क्या थे, इसके पार्ट थे, ठीक है ना, ओके। पहले देखो ये G8 हुआ करता था, एक टाइम पे क्या हुआ करता था, ये G8 हुआ करता था। इस टाइम आपका रशिया भी इसका क्या था, पार्ट था। बट 2014 में क्या हुआ भाई, 2014 में रशिया ने क्या कर लिया, पुल आउट कर लिया। अब पुल आउट बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है ना। रशिया ने क्या कर लिया भाई, पुल आउट कर लिया 2014 में। इसके बाद में ये G7 आपकी क्या बन गई, समिट बन गई, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अब इसके आगे वाली समिट देखो 52 वाली कहाँ होगी, 52 वाली होगी आपके फ्रांस के अंदर। और इसकी पिछली जो 50 वाली थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी इटाली के अंदर, इटाली, ठीक है ना। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ओके। फिर नेक्स्ट आता है भाई आपके
नेक्स्ट आपके आता है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1961 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसमें 38 मेंबर्स है, हाई इनकम कंट्रीज है इसमें मेजरली। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पार्टिसिपेटिंग मेंबर है बस। एम इसका है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, डेमोक्रेसी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस के अंदर मिलेगा, हेडक्वार्टर एटलीस्ट ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है ना। 1997 के अंदर क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ। पहले ये सिर्फ IOR था, ठीक है, इंडियन ओशियन रिम। 23 स्टेट्स बॉर्डरिंग इंडियन ओशियन जो है वो इसके क्या भाई मेंबर है। हेडक्वार्टर इसका इबिन मॉरिशियस में मिलेगा। पहली समिट इसकी 2017 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुई। इंडिया ने इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस भी हुई थी 2024 के अंदर न्यू दिल्ली में। अभी करंटली इंडिया क्या है, वाइस चेयरमैन है, ठीक है ना, इसका IORA का। अभी इसकी 24 समिट हुई थी, कहाँ हुई थी, श्रीलंका के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, और ये वर्चुअली हुई थी। थीम इसका था सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है ना। ये इसका क्या था भाई, आपका थीम था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आता है भाई TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन 12 पैसिफिक। अब देखो आप मेंबर कंट्रीज वैसे तो डिफिकल्ट है इतने याद करना, तो इतना आपको बेनिफिट भी नहीं देगा CDS जैसे एग्जाम में, तो आप याद कर सकते हो तो करना, छोटे वाले याद कर लेना, ठीक है ना। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 12 पैसिफिक रिम इकोनॉमीज। ये आपकी 12 पैसिफिक रिम इकोनॉमीज है उनके बीच में। ये देखो ये इंडियन ओशियन में था, ये आपके पैसिफिक ओशियन में। USA ने इसको इससे विड्रॉ कर लिया, इंडिया चाइना इसके पार्ट नहीं है। हेडक्वार्टर ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मिलेगा। 11 इसके क्या है, मेंबर्स है, ठीक है ना। 11 क्या आपके मेंबर स्टेट है, ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये पेरिस कहाँ फाउंड हुआ था, आपके पेरिस फ्रांस के अंदर फाउंड हुआ था। 120 प्लस इसमें मेंबर्स आपके। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको क्या किया था आपके, मतलब फाउंड किया था, ठीक है। मोस्टली इसमें देखो सनशाइन कंट्रीज है, सूर्य पुत्र बोलते हैं इनको, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, क्योंकि देखो सन आपके इसी के बीच में क्या करता है, मूवमेंट करता है। हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओपेक की। अब अगर ओपेक की अगर अपन बात करें, तो ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 एंड 60 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ, बगदाद इराक के अंदर। हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया के अंदर मिलेगा। इसमें मैक्सिमम आपकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आ जाती है। 30 to 38% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन यही करती है, और 70 से 80% ऑयल रिजर्व इन्हीं कंट्री में मिलेगा, ठीक है ना। लगभग 67% तो आपका सिर्फ मिडिल ईस्ट अलोन है। एक बैरल कितना होता है भाई, 42 US गैलोन्स, दैट इज 159 लीटर्स। मेंबर्स इसमें देखो कौन कौन है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। वेनेजुएला में ध्यान रखना आपको सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स मिलेंगे, ये फाउंडिंग मेंबर भी है, बट फिर भी ये देखो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है ना, फिर भी सबसे गरीब है। अल्जीरिया, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिना, गेबोन, लिबिया, नाइजीरिया, UAE, ये टोटल 12 मेंबर्स है। ओपेक प्लस भी आपका एक फॉर्मेशन है जिसमें आपके और मेंबर्स आ जाते हैं, जैसे अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, ब्राजील, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुदान, सुदान 12। अब इसमें भारत क्यों नहीं है, क्योंकि भारत आपका मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। फिर आता है आपके RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये FTA आपके किसके बीच में, आसियान, ईस्ट एशियन एंड ओशियनिक मेंबर्स। इंडिया टुक पार्ट इन इनिशियल नेगोशिएशन। इंडिया ने स्टार्ट में पार्ट लिया था, बट 2012 में क्या कर लिया, अपने बाहर निकल गया, मतलब ऑप्ट आउट कर लिया, ठीक है। बट इंडिया के पास ऑप्शन है, वो कभी भी ज्वाइन कर सकता है। ये आपके बनाया गया TPP को काउंटर करने के लिए, जो अभी अपन ने TPP देखा। 2020 के अंदर ये साइन हुआ हनोई वियतनाम के अंदर। मेंबर्स इसमें आसियान है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, ठीक है ना। तो एक तरीके का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यहाँ से आपको चाइना का क्या याद आना चाहिए भाई, चाइना का याद आना चाहिए CPEC, ठीक है ना। CPEC भी आपको याद आना चाहिए, ओके। अब CPEC का फुल फॉर्म पता है ना भाई, CPEC का फुल फॉर्म क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कॉपरेशन या कॉरिडोर, ठीक है, चाइना पाकिस्तान। तो ध्यान रखना ये चाइना पाकिस्तान से रिलेटेड है। एंड चाइना से आपको BRI भी याद रहना चाहिए, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो मेंबर्स वगैरह इसके ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं अपन सार्क के बारे में।
अब शाह की अगेन देखो ये एक डेड ग्रुप जैसा ही है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, 1985 में इसका फॉर्मेशन हुआ आपकी, ठीक है। एंड हेडक्वार्टर आपको काठमांडू नेपाल में मिलेगा। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया भी आपका एक तरीके से एग्रीमेंट था, है ना, एरिया से रिलेटेड था ये 2006 में आपके लॉन्च हुआ था। ये इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि उनके साथ अपनी बनती नहीं है, और अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान के साथ ऑब्वियसली बनती है। बट अभी अफगानिस्तान में आपको पता है वो जो तालिबान का टेक ओवर हुआ है उसके बाद में क्या है, इंस्टेबिलिटी है वहां पे, तो उसका तो ऐसा ही कुछ सीन नहीं है। पाकिस्तान का फिर अपना 21-22 का आंकड़ा है, ठीक है। फिर मेंबर्स की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आ जाते हैं। और इंडिया इंडिया में जो न्यू दिल्ली है वहां पे आपको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। लास्ट समिट देखो इसके काठमांडू 2014 में हुई थी। 2016 के अंदर पाकिस्तान में आपकी सबमिट शेड्यूल्ड थी, बट आज तक हुई नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये ग्रुप इनएक्टिव आपका। फिर आपकी बात करते हैं एनएसजी। एनएसजी 1974 में इसकी शुरुआत हुई, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसमें 48 मेंबर्स है, ध्यान रखना इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। फॉर्म्ड इन रेस्पॉन्स टू इंडियन 1974 न्यूक्लियर टेस्ट। भारत ने आपको पता होगा 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसी के रेस्पॉन्स में ये बनाया गया था, ठीक है ना। टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कंट्रोलिंग ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कि न्यूक्लियर वेपन वगैरह कोई बना ना पाए और ट्रांसफर ना कर पाए, है ना। एनी मटेरियल दैट कैन हेल्प इन न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग। इसमें 5 कंट्रीज ध्यान रखना जिन्होंने आपकी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आपके साइन नहीं किया। कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, साउथ कोरिया एंड साउथ सुडान। इन 5 नेशंस ने आपके क्या नहीं किया, आज तक साइन नहीं किया, ठीक है। फिर आपकी बात करते हैं एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन। इसमें 35 मेंबर्स है और इसकी फॉर्मेशन 1987 के अंदर आपकी हुई थी। चाइना इसका ध्यान रखना पार्ट नहीं है। इसका काम है स्टॉप प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स है उनका प्रोलिफरेशन रोकना। इसमें रॉकेट्स एंड यूएवी विच कैन कैरी 500 केजी पे लोड अबव 300 किलोमीटर आपके आ जाते हैं। कोई भी इसमें देखो लीगल फाउंडेशन नहीं है, इंडिया इसका ध्यान रखना पार्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए इंडिया किसका पार्ट है किसका नहीं है। फिर आता है वजिनार अरेंजमेंट। ये 1996 के अंदर साइन हुआ है नीदरलैंड के अंदर। 42 मेंबर्स हैं, इंडिया पार्ट, बट ध्यान रखना चाइना आपका इसका भी पार्ट नहीं है। ये जो वजनर अरेंजमेंट है इसके अंदर क्या है भाई, कि एक्सपोर्ट कंट्रोल्स फॉर कन्वेक्शनल आर्म्स एंड वेल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, इनका कंट्रोल करने के लिए कि एक्सपोर्ट ना कर पाए, ठीक है। इसका सिंपल सा आपका फोकस क्या है भाई, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इससे पहले सीओसीओएम आता था, उसको इसने सक्सेस किया। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ऑस्ट्रिया में मिलेगा। ये हर 6 महीने बाद में आपके मिलते हैं। फोकस ऑन बैटल टैंक्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, लार्ज कैलिबर आर्टिलरी, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, वॉरशिप, मिसाइल सिस्टम, स्मॉल आर्म्स, ये सारी चीज इसके अंडर आ जाती है। फिर अपन बात करते हैं एफईटीएफ। ये तो बार बार आपके सीडीएस में पूछता है। 1987 में आपके जो G7 नेशंस है उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में मिलेगा। इंडिया इसका पार्ट है 2010 से। टोटल 38 कंट्रीज और 2 आपकी यूनियन है जो इसके मेंबर है, तो टोटल 40 इसके मेंबर्स हैं। ये वॉचडॉग की तरह काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। इनिशियल में देखिए सिर्फ इसको क्या बनाया गया, आपके मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाया गया, बट 2001 में इसका थोड़ा और आपका रोल बढ़ा दिया, इसको टेररिज्म फाइनेंसिंग वगैरह का भी वॉचडॉग बना दिया। अभी रिसेंटली भी ये काफी न्यूज में था आपके ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, क्योंकि इन्होंने काफी सारी स्टडी की थी रिगार्डिंग दैट आपके टेररिस्ट वगैरह थे कहाँ से, उन्होंने क्या परचेज किया क्या नहीं किया। ये 2 लिस्ट मेंटेन करता है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में उन कंट्रीज को रखता है जहाँ पे आपकी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग बहुत होता है। यहाँ पे काफी आपके सैंक्शंस वगैरह लग जाते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार इसके अंडर आ जाते हैं। ग्रे लिस्ट में आपके वो कंट्रीज है जिन पे अभी क्या नजर है और इन पे थोड़े रिलेटिवली कम सैंक्शंस होते हैं। इसमें टोटल 29 कंट्रीज है, रिसेंटली एडेड आपके केन्या एंड नामीबिया। एक टाइम में पाकिस्तान इसके अंदर था, अभी आपका बाहर है, पर ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। फिर आता है नेटो। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टोटल 32 मेंबर है, 30 तो आपकी यूरोपियन यूनियन वाले मेंबर है, ठीक है। 1949 में साइन किया गया था वॉशिंगटन डीसी में। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में मिलेगा। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब एक तरीके का मिलिट्री अलायंस है, ठीक है ना। रिसेंटली ज्वाइन मेंबर्स में देखो फिनलैंड ने 2023 में ज्वाइन किया, स्वीडन ने 2024 में, ओके। नेटो प्लस अगेन एक कंसेप्ट है जिसके अंदर आपके नेटो के साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल, साउथ कोरिया जाता है। इंडिया को भी इनवाइट किया था, इंडिया ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया।
फिर आता है स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम देखो ये बैंकिंग से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर इंटरनेशनल बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में मिलेगा और 1973 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। रशिया को देखो इससे बाहर निकाल दिया था जब आपका यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ था, तब ये काफी न्यूज में था। उसके बाद में काफी मल्टीपल एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है ना। तो ये मैसेजिंग एक तरीके की आपकी सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे कुछ है। अब कुछ और ऑर्गेनाइजेशन देखिए, जैसे फाइव आइज। फाइव आइज क्या है, ये एक आपका इंटेलिजेंस अलायंस है, ठीक है ना। ये इंटेलिजेंस क्या करते हैं, एक दूसरे में शेयर करते हैं। कौन कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए। यहाँ से आपको ओकस भी ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। ओके, ओकस भी आपको पता होना चाहिए। ओकस, ओकस ग्रुपिंग में देखो कौन कौन आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए, ये इन तीन की ग्रुपिंग है, ठीक है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये आपके देखो इंडिया ने, यूएसए ने और ब्राजील ने मिलकर आपके G20 में स्टार्ट किया था 9 सितंबर 2023 को, ठीक है। इसमें मेंबर्स अभी आपके अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, इटली, जापान, साउथ अफ्रीका और यूएसए वगैरह है, ठीक है ना। इसके बाद में आता है चीफ फोर अलायंस। ये मार्च 2022 में आपके साइन हुआ। चीफ फोर अलायंस को फे फोर अलायंस भी बोलते हैं। इसमें यूएसए, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान आपके क्या है, मेंबर्स है, ठीक है ना। इन सबका रोल है कि मतलब इसका जो मेन मोटिव है ये है कि जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है, इसको और ज्यादा अपन क्या कर सके, सिक्योर कर सके और अच्छा बना सके, ठीक है। क्वाड के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2007 में आपके क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ये स्टार्ट हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए, ये इनके क्या है, मेंबर्स है। मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं साथ में मिलके। इंडो पैसिफिक को, चाइना को काउंटर करने के लिए, मतलब इंडो पैसिफिक फ्री बनाने के लिए ये आपका क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था, ठीक है ना। इसकी रिसेंट की अगर अपन समिट की बात करें, रिसेंट समिट, ठीक है, वो थी आपकी कौन सी, सिक्स समिट। ये सिक्स समिट आपकी कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपकी विलमिंगटन, विलमिंगटन यूएसए के अंदर, ठीक है ना, 2024 में। और जो 2025 वाली है ये आपकी इंडिया में होगी, ठीक है ना, इंडिया में। स्कोड, स्कोड देखो एक नई आपकी ग्रुपिंग आ रही है 2024 में, इसका नई ग्रुपिंग का फॉर्मेशन हुआ। इसमें देखो फर्क कितना है, ये कोड स्कोड में इंडिया को रिप्लेस किसने कर लिया, फिलीपीन को कर लिया, ठीक है ना। ये वही फिलीपीन है जिसको अपन ने क्या किया था, ब्रह्मोस किया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एक स्पेशल से मैंने इस बार ऐड किया है क्योंकि काफी न्यूज में थी। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इनहिबिट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। ये न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करता है, पीसफुल यूज करो, वेपन्स वगैरह बनाने में यूज मत करो। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1957 आपके ऑटोनोमस बॉडी की तरह हुआ था। हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया में मिलेगा। जो आपकी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है 1968 वाली, उसके अंदर इसको पावर है कि ये क्या कर सकती है, आपके जितने भी नेशन है उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मॉनिटर कर सकती है। अभी देखो आपके ईरान वगैरह में काफी बॉम्बिंग वगैरह हुई थी, तो तब ये काफी एक्टिव थी, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट मैंने ऐड कर रखा है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस का पिछली बार आपके सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था एंड काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि काफी बार रिफॉर्म्स की बातें चलती रहती है, तो इसलिए ये न्यूज में रहता है, ठीक है ना। ओके, अब यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्स आर फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी एटसेट्रा। यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 अक्टूबर को अपन सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। मेंबर स्टेट इसमें टोटल 193 कंट्रीज है। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप्स, आईसीजे एंड सेक्रेटेरिएट। तो ये क्या आपके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, बाकी और भी इसके बहुत सारे ऑर्गन है, ठीक है। फैक्ट्स ध्यान रखना है इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। काफी बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। नोबेल प्राइज की बात करें तो यूनाइटेड नेशन यूएनएचसीआर है, ये ओनली आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2 बार आपके क्या मिला है, 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है ना, 1954, 1981, और इस बार आपके सीडीएस में यही आया था पिछले वाले में। यूनिसेफ को आपके एक बार मिला है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं, ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं। इसको एक बार मिला है। यूनाइटेड नेशंस को एक बार मिला है, आईएलओ है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपके एटॉमिक एनर्जी वाले को आईपीसीसी, ओपीसीडब्ल्यू है ना। अभी रिसेंटली आपको याद होगा इंडियन काउंसिल थी वो, इंडियन केमिकल काउंसिल, इसको क्या मिला था, ये अवार्ड में मिला था केमिकल काउंसिल को,
ठीक है, WFP इसको भी एक बार मिला हुआ है। ओके, अब इसमें देखो एक ऑर्गेनाइजेशन आती है ट्रस्टीशिप, इसको 1945 में फॉर्म किया गया, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, मैक्सिमम का यही है। इसको 1994 के बाद में सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक इकोसोक है ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। तो ये सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करता है, 54 मेंबर्स है, न्यूयॉर्क यूएसए इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ये लगभग आपके एक साल के अंदर कम से कम 2 बार तो एक बार तो आपकी मिलती है। ठीक है ना, कम से कम साल में एक बार तो मिलती है। अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन सेक्रेटेरिएट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी के रिकमेंडेशन पे यूएन सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी जनरल को यही अपॉइंट करती है। प्रेसिडेंसी रोटेट्स ईच ईयर अमंग 5 जियो ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज। जो जियो ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज है उनके बीच में आपकी क्या होती रहती है, प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है। ठीक है ना, न्यूयॉर्क यूएसए इसका हेडक्वार्टर वही है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, यूएनएससी हो चाहे आपका यूएनजी हो, इनमें कोई भी डिसीजन पास करना ना तो 2/3 मेजोरिटी से होते हैं, कोई भी डिसीजन हो जाए। ठीक है ना। अब यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसका काम है भाई सिक्योरिटी को मेंटेन करना, तो मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओरिजिनल इसमें देखो 11 मेंबर्स थे, इंक्रीज टू 15 इन 1965। 5 परमानेंट मेंबर्स है, चाइना, यूके, यूएसए, रशिया एंड फ्रांस। 10 नॉन परमानेंट है। और अपने को पता है ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो सिलेक्ट होते हैं, ये भी 2/3 मेजोरिटी से ही क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट करता है। ठीक है ना। हेडक्वार्टर इसका भी देखो न्यूयॉर्क यूएसए पे। फिर आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये ध्यान रखना यूएन के अंडर नहीं आता है। ठीक है ना, जबकि ये यूएन के अंडर आता है। तो ये प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स। नेशंस के बीच में लीगल डिस्प्यूट्स होती है। हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में मिलेगा, 1945 में स्टेब्लिश किया गया। जजमेंट बाय रिलेटिव मेजोरिटी, इसमें 15 जजेस मिलेंगे। जजेस इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली अलोंग विद दी सिक्योरिटी काउंसिल। देखो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिलकर वोट करते हैं। 9 साल के लिए आपका हर जज क्या होता है, सिलेक्ट होता है 2/3 मेजोरिटी से। अगेन मैंने बोला था सारे डिसीजन 2/3 मेजोरिटी से होते हैं। अब ये वाला जो स्लाइड है ना, इसको मैंने वैसे करंट अफेयर्स में भी ऐड किया था, एक बार देख लेना इसको। कि जैसे कि देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो ये रोम स्टेच्यू से आपके क्या हुआ था, बना था। ठीक है ना। ओके, इसमें 123 मेंबर कंट्रीज आपके क्या भाई पार्ट है। इसमें क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं, जैसे जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड ऑल दैट। ठीक है। और इसमें आपके 18 जजेस होते हैं, इनकी भी टर्म क्या होती है, 9 ईयर होती है। ओके, फिर चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी। अभी मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, पिन कमेंट से आप ज्वाइन कर लेना, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स। अब देखो एफकेट में डायरेक्ट आपके हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लेते हैं, सीडीएस एनडी में कम चांस रहता है डायरेक्ट हेडक्वार्टर पूछे, बट कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है ना। अब फॉर्मेशन ईयर और हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन की बात करें तो इसका आपका 1874 में फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में मिलेगा। आईएलओ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा और 1919 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। आईएमएफ की बात करें तो 1945 में फॉर्मेशन, वॉशिंगटन डीसी में आपका क्या भाई, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, आईएमएफ और आपका वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, यहाँ से याद आना चाहिए आपको। ठीक है ना, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ओके, दोनों को साथ ही फॉर्म किया था आपके। इसके बाद में देखिए यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में न्यूयॉर्क में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यूनेस्को की बात करें तो 1945 पेरिस में। ठीक है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वही यही देता है भाई। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ जिनेवा। यूएसए ने इससे पुल आउट कर लिया, आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1944 मॉन्ट्रियल कनाडा में क्या मिलेगा, हेडक्वार्टर मिलेगा। एटॉमिक एनर्जी अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वॉशिंगटन में मिलेगा, 1960 में फॉर्मेशन। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में फॉर्मेशन हुआ, न्यूयॉर्क में मिलेगा। फिर आता है यूएनईपी। यूएनईपी यूएनईपी की अगर बात करें तो यूएनईपी आपको कहाँ मिलेगा भाई, नायरोबी में मिलेगा, हेडक्वार्टर 1972 में फॉर्मेशन। फिर आता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में जिनेवा में इसका फॉर्मेशन हुआ। रेड क्रॉस आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। रेड क्रॉस कहाँ मिलेगा अपने को, इसका आपको मिलेगा कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, रेड क्रॉस है क्या, ये देखो आपकी जो
ह्यूमन सफरिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ह्यूमन सफरिंग ड्यूरिंग वॉर, ठीक है ना, इसको प्रिवेंट करती है ड्यूरिंग वॉर। जैसे कि अभी गाजा वगैरह में आपके वॉर चल रहा है तो ये काफ़ी एक्टिव रहती है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, या फिर कोई डिजास्टर वगैरह है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इसका लोसेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इंटरपोल ये इंटरनेशनल पुलिस है, ठीक है ना। लाइन फ्रांस में। अच्छा, इंटरपोल के अंडर अपना सीबीआई आता है, ठीक है ना। मतलब अपने इंडिया में अगर प्रिंसिपल ऑर्गन माने इंटरपोल का तो ये आ जाता है फिर, ठीक है ना। मतलब यही कंट्रोल करता है, इसके अंडर में यही काम करता है फिर। द कॉमनवेल्थ और इंटरपोल के कलर्स वगैरह भी ध्यान रखना भाई, ये मैंने आपको पढ़ा रखे हैं वैसे करंट अफेयर्स में, तो एक बार सर्च कर लेना, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ लंदन यूके में, ठीक है ना, लंदन यूके। इसके बाद में नाटो ब्रुसेल्स में, ओपेक आपके वीना ऑस्ट्रिया में, WWF स्विट्जरलैंड में, एमनिस्टी इंटरनेशनल लंदन यूके। अच्छा, एमनिस्टी इंटरनेशनल है ये एक तरीके से क्या है, इंटरनेशनल एनजीओ है, ठीक है ना, इंटरनेशनल एनजीओ, एनजीओ की तरह काम करती है ये। ओके। OECD पेरिस फ्रांस में, यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ADB मनीला, आसियान जकार्ता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये आपका जिनेवा में मिलेगा, सार्क काठमांडू, SCO बीजिंग, G20 नो हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिम्स्टेक ढाका। अच्छा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी एक एनुअल मीटिंग होती है, ये आपकी जनवरी में हुई थी लगभग। कहाँ हुई थी, स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम के ध्यान रखना, कोलेबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, इस बार आपकी CAPF में आया इसलिए मैंने ऐड किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम है भाई आपके ट्रेड को कंट्रोल करना, ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना। इसका फॉर्मेशन 1995 में हुआ मार्केस एग्रीमेंट से। इससे पहले देखो गेट आपके क्या करता था, एग्जिस्ट करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, 1948 में फॉर्म हुआ था। ये नॉर्मल था, है ना, इसका कोई मतलब पूरा प्रोसेस नहीं था, स्ट्रक्चर नहीं था। 166 आपके मेंबर्स है WTO के। इंडिया एक आपका फाउंडिंग मेंबर है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश क्या है, इसकी सारी लैंग्वेजेस है, तो ये लैंग्वेजेस भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ओके। अब आपके लिए ना क्लास खत्म होने से पहले ये क्वेश्चन है, आपने इतना पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर देना। एंड इस क्लास को गलती से भी CDS NDA एंड FCAT वाले बच्चे इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। ओके। एंड कुछ और आपकी मीटिंग्स हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबमिट वगैरह हुई है, जैसे आपकी वेव सबमिट हुई थी, ठीक है ना। एक मिनट जरा, एक मिनट। आपकी वेव सबमिट हुई थी, वेव सबमिट, ये कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, ठीक है ना। ओके। एक आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर्स सबमिट हुई थी, इन्वेस्टर्स सबमिट, ठीक है। ये कहाँ हुई थी, आपके भोपाल MP में हुई थी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके। ऐसे ही आपका एक भारत क्लाइमेट फोरम भी हुआ था, भारत क्लाइमेट फोरम, ये न्यू दिल्ली में हुआ था आपके, ठीक है ना। ये आपके न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आ सकती है, काफी हाई चांस है कि इसमें से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। एंड हर बार बनते हैं तो इस बार भी बनेंगे भाई, ठीक है ना। तो इस क्लास को अच्छे से करना। बाकी इसकी PDF की बात करूं तो आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन दी टेलीग्राम, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको मिल जाएगा। रेस्ट आपके FCAT के फ्री मॉक एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, तो फ्री कोर्सेज में आपको फ्री मॉक वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी जितने भी बच्चे नेक्स्ट बैच का पूछ रहे हैं फॉर CAPF CDS एंड NDA एंड FCAT, तो CDS CAPF का आपका जो बैच है एंड NDA ये सितंबर के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। सितंबर के अंदर आ जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड FCAT की अगर मैं बात करूं तो FCAT का आपका सितंबर स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब एडमिशन ओपन हो जाएगा। आई विल इन्फॉर्म अबाउट दैट। ओके। एंड थोड़ा मैं व्हाट्सएप पे उतने टेक्स्ट नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है अभी, है ना, क्योंकि आपकी काफ़ी क्लासेस मेरे को कंडक्ट करनी है। आज आपकी डिफेंस की भी क्लास आने वाली है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो उसको अच्छे से देखना, इवनिंग में आ जाएगी, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। ओके। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।